So hello guys, what's up guys? So आज टुडे इज़ द लास्ट डे, कल आपका एग्ज़ाम है और आज मैं ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स और ये कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस लेकर आया हूँ। तो पहला डिफरेंस है फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर मीन्स पहले तो बेसिस के साथ याद करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ formation is based on functions and divisional structure formation is based on product line basis स्पेशलाइजेशन। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड इन डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ़िकल्ट टू फिक्स ऑन अ सिंगल डिपार्टमेंट। इट इज डिफ़िकल्ट टू फिक्स ऑन सिंगल डिपार्टमेंट। किसी सिंगल डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट इन डिविजनल स्ट्रक्चर easy to fix the responsibility on performance. Easy to fix responsibilities on performance. परफॉर्मेंस वर्ड आया डिविजनल स्ट्रक्चर में, याद रहे। इन मैनेजरियल डेवलपमेंट इन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफ़िकल्ट है एज ईच फंक्शन मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट। हर फंक्शन मैनेजर को किसको रिपोर्ट करना था? टॉप मैनेजमेंट वाले को। और इन डिविजनल स्ट्रक्चर ईजियर ऑटोनॉमी, इसमें ईजियर होता है। ऑटोनॉमी मतलब आज़ादी। ऑटोनॉमी मीन्स आप लोग बता दिया, शायद फ्रीडम होता है। एज वेल एज चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन। इसमें चांस मिलता है कि बहुत से फंक्शंस को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज़ अ मैनेजरियल डेवलपमेंट। कोस्ट in cost, on the basis of cost function structure economical as function are not duplicated. There is no duplication. This is economical. And in divisional structure costly, so costly as every department has to perform all the functions. This is costly as every department has to perform all the functions. Coordination and the last basis coordination difficult for a multi product company. किसी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए डिफ़िकल्ट है इन फंक्शन स्ट्रक्चर एंड इन डिविजनल स्ट्रक्चर ईजी। ऑल फंक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट। पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट। इंटीग्रेटेड मतलब सब एक साथ करना, सबको एक साथ एक डिपार्टमेंट, याद रहे। दिस इज अ कोऑर्डिनेशन ईजी। ऑल फंक्शन आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट। दिस इज अ एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन मैनेजिंग डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेस। प्रोडक्शन में प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रिपेयर मेंटेनेंस, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, रिसर्च। कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंस प्लानिंग मीन्स प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस इनपुट्स एंड रिकॉर्ड मशीनरी, रिकॉर्ड ऑफ परचेस। Then advantage. What are the advantage of function structure? This is a occupational specialization, promotes control and coordination, better control and better coordination with department, increase managerial function and operation efficiency. The best trick for remember this point: efficiency means minimum cost and increase in profit. It leads to minimum duplication of efforts, means no wastage of resources and lowering the cost, कम खर्चा। Then easy and effective training. There is effective means timing. So you can say the training will be done on time. Due attention to different function. In function structure there are due attention. Disadvantage of function structure: places less importance to overall objectives of organization. Less importance, सबको कम इम्पोर्टेंस मिलता है फंक्शन स्ट्रक्चर को।
Second, problem of coordination, as each department is specialized in their own फंक्शन। सर सारे डिपार्टमेंट खुद के फंक्शन में स्पेशलाइज होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट, तो इसमें कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब कह सकते हो कि इसमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने नहीं जा सकते। एक ही डिपार्टमेंट में देयर इज़ वर्क ओनली वन डिपार्टमेंट ओनली। देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स टकराव, किसी डिपार्टमेंट के बीच में टकराव। देन लास्ट इज डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, द डिपार्टमेंट हेड वो दूसरों को ब्लेम करता रहेगा, दूसरे डिपार्टमेंट को। एज ऑल डिपार्टमेंट आर इंटर रिलेटेड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट कौन डिपार्टमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन गोल को ब्लेम कर रहा है। Then here is divisional structure. When the organization is large in size, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होगा साइज में, एंड इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक से कोई ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, देन एक्टिविटी रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। एडवांटेजेस आर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, फास्ट डिसीजन मेकिंग, वेरी फास्ट अकाउंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। And disadvantage of division structure, more resources required, ignoring organization interload. What is the meaning of interload? Tell me in the comment. Interload. Conflict, there will be conflict among department with allocation of resources, because increase in cost, महंगाई बढ़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा तो more resources required. Now what is formal organization? Very important is when the managers are carrying on organizing process. जब कोई मैनेजर कोई ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को लेके चलता चल रहा है, अपने काम की बातें, यूँ समझ लो फॉर्मल मतलब होता है कोई काम की बातें कर रहा है टू अचीव सिस्टमैटिक वर्किंग एंड एफिशिएंट, उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पहला एडवांटेज है कि सिस्टमैटिक वे ऑफ वर्किंग, स्मूथ फंक्शनिंग वर्किंग होता है। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क मीन्स नो डुप्लीकेशन ऑफ एनी वर्क, मेक्स कोऑर्डिनेशन, creation of chain of command means scalar chain, there must be in scalar chain, more emphasis on work, काम की बात होती है, याद रखना जब भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रहा है तो मोर वर्क, फॉर्मल मतलब वर्क जो काम की बातें होती हैं, और इनफॉर्मल मतलब पर्सनल रिलेशन। डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिले इन एक्शन, इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। And this is a difference here between formal organization and informal. Difference is very important. Then first difference is the structure of authority relationship created by management. जो भी authority relationship होता है कौन बनाता है? मैनेजमेंट। But the network of social and friendly interaction among employees. Social friendly interaction, दोस्त यार रिश्तेदार interaction, social and friendly interaction among employees, that is called informal organization. Then on the basis of origin, arises as a result of company rules and policies, as a result। ये क्यों अराइज होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि कंपनी रूल एंड पॉलिसीज arises a result of social interaction, authority arises by position in management, और इसमें arises out of personal quality, इनफॉर्मल बोले तो पर्सनल क्वालिटी, और इसमें arises by position in management and in behavior, it is directed and controlled by rules and code of conduct, rules and regulation of organization,
It is directed and controlled by rules and code of conduct and organization. No set behavioral pattern, कोई भी behavioral pattern पे बेस्ड नहीं होता है. Flow of communication, very very important. Communication flow form follow form scalar chain. Follow this is a follow. हम ये स्केलर चेन बना के चलते हैं और ये फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल डायरेक्शंस एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, रिजिड, एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फ्लेक्सिबल. एंड व्हाट इज ऑन द बेसिस ऑफ लीडरशिप, मैनेजर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर चोजन बाय ग्रुप्स इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इसमें ग्रुप्स के द्वारा चुना जाता है लीडर्स में और मे नॉट बी मैनेजर्स. ठीक है. नेक्स्ट डिफरेंस इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. डेलीगेशन का नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ डेलीगेशन. डेलीगेशन इज अ कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो वेट. No individual can perform his tasks on his own. No individual. This is individual. थोड़ा सा मैं स्पीड में लिख रहा था तो राइटिंग के लिए थोड़ा सा. Can perform his tasks on his own. Delegation is a compulsory act because no individual can perform his task. Delegation बहुत ही कंपलसरी है, इसके बिना कोई भी काम कर नहीं सकता है. No individual can perform his task on his own. खुद से नहीं कर सकता है. और डिसेंट्रलाइजेशन इज अ ऑप्शनल पॉलिसी. व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ authority in different levels. It is done at discretion of top management. Freedom of action. In delegation, less freedom because as more control by superiors. Superior means seniors. ज़्यादा से ज़्यादा सुपीरियर कंट्रोल करते हैं तो ऑफिस में तो लेस फ्रीडम है. बट इन डिसेंट्रलाइजेशन देयर इज़ ग्रेटर फ्रीडम. ज़्यादा आज़ादी है. एज लेस कंट्रोल बाय सुपीरियर, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपीरियर है ही नहीं. इसमें सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज़ हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस इट इज़ अ प्रोसेस टू शेयर टास्क. काम को बांटना. इन डेलीगेशन शेयर टास्क इट इज़ इन डिसेंट्रलाइजेशन इट इज़ अ रियल or policy decision. And what is the scope? Indeed, delegation it has narrow scope as it is limited as it immediate subordinate. ठीक है, इसका स्कोप इट इज लिमिटेड और वो इमीडिएट सबऑर्डिनेट. और ये वाइड स्कोप है. डिसेंट्रलाइजेशन इट इज़ वाइड स्कोप as it implies extension of delegation to the lowest level. पर्पस, क्या पर्पस है डेलीगेशन का? टू लेसन द बर्डन ऑफ मैनेजर. जो मैनेजर का जो बर्डन है उसको कम करता है, मैनेजर का बर्डन. एंड टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन. सबऑर्डिनेट मीन्स सारे के सारे सबऑर्डिनेट का रोल ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो है बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी मतलब आज सभी लोग कमेंट करना. इसका मतलब इट इज़ अ प्रोसेस. ठीक है, ये है लेस फ्रीडम एज मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर्स, ग्रेटर फ्रीडम एज लेस कंट्रोल बाय सुपीरियर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. शेयर टास्क. डेलीगेशन मीन्स शेयर टास्क. इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजंस. डिसेंट्रलाइजेशन इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजंस. And delegation is a narrow scope. Then difference of between authority between responsibility. डिफरेंस से भी बहुत याद होता है, मैंने सुना है. ऑथोरिटी difference between authority and responsibility. Authority is the right to take decision and it is a duty performed by an individual. ठीक है, ड्यूटी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड ऑथोरिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ फॉर्मल पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑथोरिटी क्यों अराइज होता है? बिकॉज फॉर्मल पोजिशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन.
Responsibility arises from superior to subordinate, senior to junior relationship, and direction of flow. Authority always flow downward. जब भी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट से बात जा रहा है तो ये डाउनवर्ड फ्लो होता है. Authority always flow downward from superior to subordinate, and responsibility follows upward. Means some superiors are assigned tasks to subordinate. कुछ superior जो है काम बांटते हैं subordinate को. And the last is delegation. Authority can be delegated, but responsibility cannot be fully delegated. This is also very important relation between authority, responsibility, and accountability. Authority is delegated, responsibility is assumed, and accountability is imposed. Responsibility is derived from authority. Remember, responsibility is derived from authority, and accountability is derived from responsibility. And importance of delegation. गाइस ये फ्लो चार्ट कैसा लगा आपको बताना है भाई. मैंने ऐसे फ्लो चार्ट बना के इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, basis of management hierarchy, better coordination, reduces the workload of managers. And this is a principle. This is also थोड़ा सा बिगड़ गया क्योंकि एग्जाम में प्रॉपर बना के लाऊंगा अगर ऐसे पूछेगा तो. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर जनरल गाइडेंस, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, कॉन्टिजेंट, फ्रेम बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लेक्सिबल बिहेवियर लाइक दिस. एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. प्रोवाइड द मैनेजर विद अ यूजफुल इंसाइट टू रियलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, effective administration, scientific decision, management based on scientific decision, logical thinking, meeting changing environment requirement, fulfilling social responsibility means awareness of people, management training, education and research done. Then this is flowchart. Marketing philosophies, प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटल कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट. कमेंट में बताने व्हाट इज सोसाइटल कंसेप्ट एंड प्रोडक्ट कंसेप्ट. एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, नीड एंड वांट, सेटिस्फाइंग द नीड एंड वांट ऑफ पीपल, क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग कस्टमर वैल्यू एंड एक्सचेंज ऑफ मैकेनिज्म. ये वाला थोड़ा सा लिखना, थोड़ा सा मतलब रिलेट कर गया. बाकी दिस इज अनदर डिफरेंस. एडवर्टाइजिंग बिटवीन पर्सनल सेलिंग. एडवर्टाइजिंग मीन्स इट इज़ एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड पर्सनल सेलिंग इट इज़ एन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. इन एडवर्टाइजिंग लेस फ्लेक्सिबल एज स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज आर यूज्ड. मतलब इन एडवर्टाइजिंग लेस फ्लेक्सिबल as standardized message are used. Standardized message यूज होता है. और पर्सनल सेलिंग कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कस्टमर्स. देखो फ्लेक्सिबल मैसेजेस चेंज हो सकता है जब कोई कस्टमर का टाइप के अकॉर्डिंगली. फेस टू फेस होता है. पर्सनल सेलिंग में इट इज़ अ प्रोसेस, तुम कह सकते हो फेस टू फेस इंट्रैक्शन एंड रीच. इट रीचेज मासेस, मतलब बहुत लंबा कॉन्टैक्ट. मतलब तुम देखते हो कि टीवी वीवी सब जगह पहुंच जाता है एडवर्टीजमेंट. मामास सॉरी. ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी कॉन्टैक्टेड. लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब बहुत कम जा जाके घर जाके सबसे बोलता है ना, नाइटी वाले, चादर वाले. ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर कैन बी कॉन्टैक्टेड. कोस्ट, खर्चा. कोस्ट पर पर्सन इज लेस एज इट कवर्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल. खर्चा कम लगता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको दिखा पाते हैं अपना एडवर्टीजमेंट.
और इसमें कॉस्ट हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि फेस टू फेस होता है। एज एट अ टाइम लिमिटेड मेंबर्स कैन बी कॉन्टैक्टेड, कम से कम मेंबर्स कॉन्टैक्ट मतलब मिलते हैं। कवरेज कवर मार्केट इन शॉर्ट टाइम। इन एडवर्टाइजिंग कम से कम टाइम में मार्केट, एक ही बार में मार्केट कवर होता है। एक एडवर्टीजमेंट डालो, पूरा हो गया एडवर्टीज। और इसमें थोड़ा लॉन्ग टाइम, टेक्स लॉन्ग टाइम टू कवर मार्केट एंड यूजेस ऑफ मीडिया makes use of mass media such as TV, radio, newspaper. But in person selling there is face contact to do not make use of mass media. Feedback, no direct feedback can be obtained, ये ठीक है, बट डायरेक्ट फीडबैक कैन बी कलेक्टेड बाय सेल्समैन। इसमें पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन आएगा। more useful for standard and customer product and more useful for industrial and customized product.